नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सुन लो यूपीएससी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पे गहराई से चर्चा करने वाले हैं। MHI 110। हाँ, MHI 110। एग्जैक्टली, जिसका टाइटल है अर्बनाइजेशन इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू सी 1300। भारत में शहरीकरण आए प्राचीनतम काल से लगभग 1300 ईस्वी तक। जी, ये एक काफी विस्तृत विषय है एंशंट और अर्ली मेडिवल इंडिया में शहरी विकास को समझने के लिए। और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से तो ये बेहद जरूरी है। इससे ना सिर्फ अर्बन हिस्ट्री, शहरी इतिहास, प्रमुख स्थल, उनकी विशेषताएं, बल्कि जो ऐतिहासिक वाद विवाद हैं उनकी भी समझ बनेगी। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे कोर्स की यानी सभी 25 यूनिट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपके सामने रखें। हाँ, ये एक तरह का रिवीजन समझ लीजिए। हम हर यूनिट के मुख्य बिंदुओं को छूने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन तो नहीं, पर हाँ, एक समग्र तस्वीर बनाने का प्रयास करेंगे। सही कहा। और ये भी बता दें कि ये एक कंसोलिडेटेड डिस्कशन है। इसके बाद हम जल्द ही हर एक यूनिट पर और भी डिटेल्ड डेडिकेटेड सेशंस लेकर आएंगे। सुन लो यूपीएससी चैनल पर। एब्सोल्युटली। तो आज का यह सत्र पूरे 25 यूनिट्स को एक साथ कवर करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक सफर को। चलिए। तो सबसे पहले यूनिट 1, अंडरस्टैंडिंग अर्बन हिस्ट्री, शहरी इतिहास को समझना। यहीं से शुरू करते हैं सर। अर्बन शब्द का मतलब क्या है? क्या सिर्फ शहर में रहना ही शहरी होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अर्बन शब्द, शहरी शब्द का अर्थ सिर्फ लोकेशन यानी स्थान से नहीं जुड़ा है। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जटिल अवधारणा है। हिस्टोरिकली देखें तो हमें भारत में बस्तियों के लिए कई शब्द मिलते हैं। जैसे पुरा, नगरा, महानगर, पट्टन। ये तो हुए संस्कृत या प्राकृत के शब्द। फिर मध्यकाल में आए तो आबाद, कस्बा, शहर, बंदर यानी पोर्ट टाउन, बंदरगाह शहर। अच्छा। और दिल्ली सल्तनत के समय शहर-ए-नौ, हजरत दिल्ली, दारुल खिलाफत जैसे शब्द भी मिलते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण बस्तियों के लिए ग्रामा, गांव, या जंगली इलाकों के लिए अरण्या, वना, या फिर सीमांत क्षेत्रों के लिए मवास जैसे शब्द थे। तो ये सारे शब्द अलग अलग तरह की बस्तियों को दर्शाते हैं। पर एक शहर को डिफाइन करने की असल चुनौती क्या है? कैसे तय करें कि कोई बस्ती गांव है या शहर? ये एक बड़ा सवाल है। कई क्राइटेरिया सुझाए गए हैं। जैसे साइज, आकार, कितनी बड़ी है बस्ती, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, कितने लोग कितने इलाके में रहते हैं, डिफरेंशिएशन इन ऑक्यूपेशंस, व्यवसायों में अंतर, क्या वहाँ सिर्फ खेती होती है या और भी बहुत सारे काम, जैसे शिल्प, व्यापार, प्रशासन, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, स्मारकीय संरचनाएं, क्या वहाँ किले, बड़े मंदिर, महल जैसी इमारतें, पॉलिटिकल, राजनीतिक या कमर्शियल इंपॉर्टेंस, क्या वो सत्ता का केंद्र है या व्यापार का बड़ा अड्डा, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी, क्या बस्ती की घेराबंदी की गई है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है, ये सब मिलकर तय करते हैं। हाँ, अक्सर ये चीजें मिलकर एक बस्ती को शहरी चरित्र देती हैं। हाँ। और ये भी जरूरी नहीं कि हर शहर में ये सारी विशेषताएं हों। हाँ। कई शहर मल्टी फंक्शनल होते थे, यानी वो राजनीतिक केंद्र भी थे, व्यापारिक भी और धार्मिक भी। और एक अर्बन हायरार्की भी होती थी, छोटे शहर, बड़े शहर, महानगर। राइट। और इस कोर्स में पाठ्यक्रम में BCE और CE का इस्तेमाल किया गया है ना? BC AD की जगह। जी हाँ, ये अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ज्यादा न्यूट्रल माना जाता है। BCE मतलब ईसा पूर्व और CE मतलब ईसवी। ठीक है। तो यूनिट 1 इकाई 1 में शहरी इतिहास की समझ पर बात होती है। इसमें आधुनिक शहरी अध्ययन के कुछ थिंकर्स का भी जिक्र है, जैसे हेनरी पेरेन और मैक्स वेबर। हाँ, पेरेन ने यूरोपियन मिडीवल सिटीज को देखा, खासकर उनके व्यापारिक चरित्र को। वेबर ने रेनेसांस सिटीज पर काम किया, जहां मर्चेंट गिल्ड्स का दबदबा था। उन्होंने देखा कि कैसे ये शहर कैपिटलिज्म के विकास के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। वेबर ने प्री मॉडल सिटीज को ज्यादातर पैरासिटिक माना, मतलब जो आसपास के गांव पर निर्भर थे, जबकि मॉडर्न सिटीज को उन्होंने ग्रोथ इंजन्स के रूप में देखा। ये पैरासिटिक वाला आइडिया थोड़ा विवादास्पद नहीं है? बिल्कुल है। ये एक सरलीकरण है और इस पर काफी बहस हुई है। प्री मॉडर्न सिटीज, पूर्व आधुनिक शहर भी अपने हिंटरलैंड, आसपास के क्षेत्र के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जटिल संबंध रखते थे, सिर्फ शोषण का नहीं। और उनके अपने वैल्यू सिस्टम्स, मूल्य प्रणालियां थीं जो किनशिप, रिश्तेदारी और रिलीजन, धर्म पर आधारित थीं। जबकि वेबर के अनुसार आधुनिक शहरों में रैशनैलिटी,
तर्कसंगतता और क्लास वर्ग ज्यादा हावी होते हैं। यूनिट 1 में शिकागो स्कूल का भी जिक्र है। जी, शिकागो स्कूल ने 20वीं सेंचुरी 20वीं सदी में शहरों के समाजशास्त्रीय अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर अर्बन इकोलॉजी, शहरी पारिस्थितिकी और सामाजिक विघटन जैसे मुद्दों पर। और इसी यूनिट में सिसुपालगढ़ का उदाहरण और एक छवि भी दी गई है, जो एक प्राचीन भारतीय शहर का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। तो एक अर्बन सेंटर, शहरी केंद्र की मूल परिभाषा क्या बनती है फिर? देखिए, एक शहरी केंद्र के कुछ खास काम होते हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक वगैरह। उसका एक हिंटरलैंड होता है, आसपास का क्षेत्र, जिससे उसका लेन देन चलता है। और उसकी भौगोलिक स्थिति भी अक्सर महत्वपूर्ण होती है, व्यापार मार्गों पर, नदी किनारे या किसी सुरक्षित जगह पर। और ये सरप्लस की अवधारणा, ये शहरों के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, शहर में ज्यादातर लोग नॉन फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, कारीगर, व्यापारी, सैनिक, पुजारी, शासक। इनको खाना खिलाने के लिए गांवों से अनाज और दूसरी चीजें शहर तक लानी पड़ती हैं। इसी को सरप्लस कहते हैं। ये सिर्फ जरूरत से ज्यादा पैदा करना नहीं है, बल्कि उस अतिरिक्त उपज को शहर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। ये कैसे होता था? मतलब एक्सट्रैक्शन के तरीके क्या थे? कई तरीके थे। ट्रिब्यूट यानी नजराना, टैक्सेस, कर, एक्सचेंज यानी व्यापार, या फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स यानी संस्थागत तंत्र, जैसे जमींदारी या राज्य द्वारा वसूली। बिना सरप्लस के शहर टिक नहीं सकते। यूनिट 1 में कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि और हिस्टोरियोग्राफी ऑफ अर्बनिज्म, शहरीकरण का इतिहास लेखन पर भी बात की गई है। ये क्या है संक्षेप में? कंपैरेटिव मेथड का मतलब है अलग अलग समाजों या कालों के शहरों की तुलना करके समानताओं और अंतरों को समझना। जैसे मेसोपोटामिया के शहर हड़प्पा के शहरों से कैसे अलग थे। इससे हमें शहरी विकास की प्रक्रियाओं को बेहतर समझने में मदद मिलती है। और हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन का मतलब है कि समय के साथ शहरी इतिहास को कैसे लिखा गया है, किन बातों पर जोर दिया गया, कौन से तरीके अपनाए गए। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी, अंतःविषय क्षेत्र है। इसमें इतिहास के साथ पुरातत्व, समाजशास्त्र, भूगोल, वास्तुकला सब शामिल हैं। एरिक हॉब्सबॉम ने इसे मजाक में वैरायटी स्टोर कहा था। पहले ज़्यादा ध्यान राजाओं, इमारतों पर होता था। अब आम लोगों, हाशिए पर पड़े समूहों के जीवन को समझने पर भी जोर है। और अंत में अर्बनिज्म और मॉडर्निटी का जिक्र है। इसमें नियोजित शहर, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, समय का अनुशासन जैसी बातें हैं। हाँ, आधुनिक शहर अक्सर प्लान्ड होते हैं। उनमें व्यक्तिवाद ज़्यादा होता है। समुदाय या रिश्तेदारी का बंधन शायद उतना मजबूत नहीं रहता। समय का महत्व बढ़ जाता है। क्लॉक टावर्स इसका प्रतीक हैं। सत्ता चर्च या राजा से निकलकर टाउन काउंसिल्स या नगर परिषदों या म्युनिसिपल बॉडीज, नगर निकायों के पास आती हैं और राज्य का नियंत्रण बढ़ता है, जिसे फूको ने गवर्नमेंटालिटी कहा है। स्टैटिस्टिकल सर्वेज, मैपिंग, पब्लिक हेल्थ के नियम, सड़कों पर नियंत्रण, ये सब आधुनिक शहरी जीवन के हिस्से हैं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है यूनिट 1 में। चलिए अब यूनिट 2 पर आते हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटीज, प्राचीन नगरों के अध्ययन के उपागम। इसमें हड़प्पा पुरातत्व पर पुनर्विचार की बात कही गई है। जी, पहले हड़प्पा सभ्यता को बहुत यूनिफॉर्म माना जाता था। जैसे हर जगह एक ही जैसी प्लानिंग, एक ही जैसे बर्तन, मोहरें, और ये भी माना जाता था कि उनका धर्म बहुत केंद्रीकृत था। लेकिन अब विद्वान इन विचारों पर सवाल उठा रहे हैं। रीजनल वेरिएशंस थीं और धार्मिक पहचान भी शायद उतनी मोनोलिथिक नहीं थी। पार्टीशन का भी असर पड़ा होगा हड़प्पा स्टडीज पर। बिल्कुल, ज्यादातर प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में चले गए, तो भारत में नए सिरे से शोध शुरू हुआ। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कई नए स्थल खोजे गए और खोदे गए। इससे हमारी समझ और व्यापक हुई। आजकल हड़प्पा पर शोध किन स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस कर रहा है? कई चीज़ों पर, जैसे ट्रेड और एक्सचेंज नेटवर्क्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये एक सिंगल स्टेट था जैसा रत्नागर मानती है, या सिटी स्टेट्स थे जैसा कैनोयर कहते हैं, या फिर कोई स्टेट लेवल सोसाइटी था ही नहीं जैसा फेयर सर्विस या पोसल का मानना था? इस पर काफ़ी डिबेट है। और टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट प्रोडक्शन और सभ्यता का अंत या पतन, डिक्लाइन, इन पर भी शोध हो रहा है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे धातु विज्ञान, जल प्रबंधन, शिल्प उत्पादन का संगठन कैसे होता था, और सबसे बड़ा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? जलवायु परिवर्तन,
नदियों का रास्ता बदलना, बाहरी आक्रमण या अंदरूनी समस्याएं, इस पर भी अलग अलग मत हैं। अब आते हैं दूसरे शहरीकरण पर, यानी अर्ली हिस्टोरिक अर्बनाइजेशन, प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरीकरण। इसके अध्ययन के तरीके क्या रहे हैं? मोटे तौर पर 3 श्रेणियां हैं। एक, टेक्स्ट बेस्ड स्टडीज या पाठ आधारित अध्ययन, जो साहित्यिक स्रोतों जैसे वेद, पुराण, बौद्ध जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र, संगम साहित्य वगैरह पर आधारित हैं। इसमें A.N. अय्यर, B.B. दत्त, B.D. चट्टोपाध्याय, सोनालिका कौल जैसे विद्वानों का काम महत्वपूर्ण है। दूसरी श्रेणी? दूसरी है आर्कियोलॉजिकल ओवरव्यूज, पुरातात्विक अवलोकन, जो उत्खनन से मिले साक्ष्यों का एक ब्रॉड पिक्चर या व्यापक चित्र पेश करते हैं। इसमें ए घोष, F.R. ऑल्चिन जैसे पुरातत्वविदों का योगदान है। और तीसरी? तीसरी है इंटेंसिव फील्ड रिसर्च या गहन क्षेत्र अनुसंधान, जिसमें किसी खास इलाके या स्थल का बहुत गहराई से पुरातात्विक अध्ययन किया जाता है। जैसे जॉर्ज एर्डोसी ने इलाहाबाद के आसपास, मोनिका स्मिथ ने मध्य गंगा घाटी में काम किया। जब हम ग्रंथों में शहरों को देखते हैं तो क्या वे हमें असली शहरों की तस्वीर देते हैं? चट्टोपाध्याय और कौल का इस पर क्या कहना है? चट्टोपाध्याय कहते हैं कि साहित्य ग्रंथ हमें शहरों की कार्टोग्राफिक एक्यूरेसी नहीं देते, बल्कि एक सेंस ऑफ अर्बैनिटी, शहरियत की भावना देते हैं। वो दिखाते हैं कि लोग शहरों को कैसे देखते थे, उनके बारे में क्या सोचते थे। जैसे अर्थशास्त्र राजा के नज़रिए से आदर्श राजधानी बताता है, जबकि तमिल महाकाव्य शिलप्पधिकारम पुहार शहर का ज्यादा जीवंत, आम लोगों से जुड़ा वर्णन देता है। और सोनालिका कौल? कौल ने काव्य साहित्य का विश्लेषण किया है। वो कहती हैं कि काव्य में शहर अक्सर काल्पनिक रूप में प्रस्तुत होते हैं। वो काम और इच्छा की संस्कृति के केंद्र होते हैं। अलग अलग ग्रंथों में शहरों का चित्रण अलग अलग होता है। अर्थशास्त्र का शहर धर्म सूत्रों या काम सूत्र के शहर से अलग है। रामायण की आदर्श अयोध्या, मृच्छकटिकम की यथार्थवादी उज्जैनी या दंडी के दशकुमार चरित के शहर अलग अलग छवियां पेश करते हैं। ब्राह्मणवादी और बौद्ध ग्रंथों का नजरिया भी शहरों को लेकर अक्सर भिन्न होता है। तो ग्रंथों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताता है? पुरातत्व हमें ठोस सबूत देता है। कई महत्वपूर्ण स्थल खोदे गए हैं। उत्तर में भीटा, सिरकप जो तक्षशिला का हिस्सा था, सोंक मथुरा के पास, दक्षिण में अरिकामेडु पौंडचेरी के पास, श्रीलंका में अनुराधापुरा। इन खुदाइयों से हमें शहरों के आकार, उनकी किलेबंदी, विन्यास, सार्वजनिक और धार्मिक इमारतें, घरों के प्रकार और शिल्प उत्पादन के बारे में पता चलता है। क्या खुदाई के तरीकों में भी समय के साथ बदलाव आया है? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले की खुदाइयों में, जैसे मार्शल के समय, अक्सर बड़े औजारों, कुदाल वगैरह का इस्तेमाल होता था और ध्यान सिर्फ पूरी या सुंदर वस्तुओं को निकालने पर रहता था। स्ट्रैटिग्राफी और कॉन्टेक्स्ट का उतना ध्यान नहीं रखा जाता था। और अब तन का टुकड़ा, पॉटशर्ड हो या धातु का छोटा सा अंश या मिट्टी का नमूना, सॉइल सैंपल, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। उनका सटीक स्थान, लोकेशन और स्तर, लेवल नोट किया जाता है। मिट्टी की छाननी की जाती है ताकि छोटी से छोटी चीज भी ना छूटे। जो डेबिटेज यानी निर्माण का कचरा होता है, उसे भी इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उससे उत्पादन प्रक्रिया का पता चलता है। इस नए तरीके से क्या फायदा हुआ? इससे हम अतीत के डेली लाइफ, दैनिक जीवन का कहीं ज्यादा बेहतर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, क्या बनाते थे। सिर्फ राजाओं और महलों की कहानी नहीं, आम लोगों की कहानी भी सामने आती है। बिल्कुल। चलिए अब यूनिट 3 पर चलते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू अर्ली अर्बनिज्म, प्रारंभिक शहरीकरण का परिचय। शहरीकरण होता क्यों है? व्हाट आर द फैक्टर्स, कारक क्या है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक है पॉपुलेशन न्यूक्लिएशन, जनसंख्या नाभिकीकरण, मतलब लोगों का एक जगह आकर बसना। जब लोग एक जगह जमा होते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं काम करने लगती हैं। मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन या सेवाएं देना सस्ता और ज़्यादा कुशल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुम्हार है, अगर वो अकेले कहीं दूर बैठकर बर्तन बनाए तो शायद उसे मिट्टी लाने, पकाने, बेचने में ज़्यादा मेहनत और खर्च लगे। लेकिन अगर कई कुम्हार एक ही बस्ती में रहें तो शायद वो मिलकर भट्टी लगा सकते हैं, कच्चा माल मंगवा सकते हैं और ख़रीदार भी वहीं आ सकते हैं। इसी तरह व्यापारी, ट्रेडर्स या दूसरे निर्माता, मैन्युफैक्चरर्स भी
एक जगह केंद्रित होने से फायदा उठाते हैं। स्पेशलाइजेशन भी एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल। जब आबादी बढ़ती है और ज़रूरतें बढ़ती हैं तो लोग अलग अलग कामों में स्पेशलाइज विशेषज्ञता हासिल करने लगते हैं। कोई सिर्फ खेती करता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई हथियार बनाता है, कोई व्यापार करता है, कोई शासन चलाता है। ये विशेषज्ञता शहरी जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। और शहर बसने के लिए जगह का चुनाव कैसे होता था? लोकेशन सिलेक्शन। इसके पीछे भी कई कारण होते थे, जैसे रिसोर्सेस संसाधनों से निकटता, कच्चा माल रॉ मटेरियल्स जैसे पत्थर, धातु, लकड़ी या ईंधन फ्यूल, या उपजाऊ जमीन फर्टाइल लैंड पास में हो। अक्सर कृषि और गैर कृषि गतिविधियां एग्रीकल्चरल वर्सेस नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज साथ साथ चलती थी। लेकिन सिर्फ लागत कॉस्ट ही नहीं देखी जाती थी, सुरक्षा, व्यापार मार्गों तक पहुंच, धार्मिक महत्व जैसी बातें भी मायने रखती थी। हमने पहले सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन की बात की थी। ये गैर खाद्य उत्पादकों को सपोर्ट कैसे करता था, खासकर जब मनी या वेजेस का चलन नहीं था या कम था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। पियर्सन और ऑरेंज जैसे विद्वानों ने इस पर विचार किया है। उनका कहना है कि सिर्फ सरप्लस होना काफ़ी नहीं है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट पुनर्वितरित करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की ज़रूरत होती है। हायरार्की यानी ऊंच नीच का ढांचा इसमें भूमिका निभाता है। शासक वर्ग या अभिजात वर्ग कर या नजराने के रूप में अनाज वसूलता था और फिर उसे कारीगरों, सैनिकों वगैरह में बांटता था। मतलब रिश्तेदारी के संबंधों से हटकर नए तरह के संबंध बनते थे। हाँ, छोटे समुदायों में रिश्तेदारी या आपसी सहयोग से काम चल जाता है, लेकिन बड़े शहरी समाजों में गैर रिश्तेदारी पर आधारित व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। राज्य, बाजार, धार्मिक संगठन वगैरह। रॉबर्ट एडम्स ने मेसोपोटामिया के अध्ययन में दिखाया कि कैसे लिनियज ग्रुप्स, वंश समूहों ने शुरुआती शहरीकरण में भूमिका निभाई। मिस्र में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स, सार्वजनिक कार्य जैसे पिरामिड या नहरें बनाना राज्य की संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है। तो फिर शहरी बस्तियों को परिभाषित करने में साइज यानी आकार कितना महत्वपूर्ण है, बनाम फंक्शन यानी कार्य, डेंसिटी यानी घनत्व, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता? देखिए, आकार एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन हमेशा निर्णायक नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता में ही देखें तो मोहनजोदारो बहुत बड़ा शहर था, लेकिन चन्हुदारो या लोथल जैसे छोटे स्थल भी थे जहां बड़े पैमाने पर शिल्प उत्पादन होता था, जो उन्हें शहरी चरित्र देता है। तो फंक्शन यानी कार्य, डेंसिटी यानी घनत्व और स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता ज़्यादा महत्वपूर्ण मापदंड हो सकते हैं। अक्सर शहरी केंद्रों के कई स्तर होते हैं, छोटे कस्बे, क्षेत्रीय केंद्र, बड़े महानगर। राइट, सही। अब यूनिट 4 यानी इकाई 4, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स, हड़प्पा बस्तियों का वितरण और आकारिकी। ये बस्तियां कहाँ-कहाँ फैली थीं? इनका फैलाव बहुत बड़ा था, मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्ट सबकॉन्टिनेंट, उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप में। नदी घाटियां खास थीं, इंडस, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और घाघर हाकरा नदी प्रणाली, जिसे प्राचीन सरस्वती भी माना जाता है। इसके अलावा गुजरात में इनका बड़ा केंद्र था, कच्छ, और सौराष्ट्र में कुछ बाहरी चौकियां भी थीं, जैसे उत्तर में रोपड़ और शॉर्टुगई अफगानिस्तान में, और पश्चिम में सुतका गेंडोर और सौटका कोह मकरान तट पर। और इनकी मॉर्फोलॉजी यानी बनावट कैसी थी? एक आम पैटर्न जो कई बड़े शहरों जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगान, धोलावीरा में दिखता है, वो है सिटाडेल गढ़ और लोअर टाउन, निचला शहर का विभाजन। सिटाडेल गढ़ आमतौर पर पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर बना होता था और लोअर टाउन पूर्व में फैला होता था। ये चबूतरे शायद बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। पुसेल ने अनुमान लगाया है कि सिर्फ मोहनजोदड़ो के चबूतरे बनाने में कितना श्रम लगा होगा। जबरदस्त। और वो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज वाली बात? हाँ, ये बहुत खास है। ज़्यादातर हड़प्पा स्थलों पर पकी हुई ईंटों का एक स्टैंडर्ड रेशियो मिलता है 1:4, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। और इन्हें इंग्लिश बॉन्ड तकनीक से जोड़ा जाता था, जिसमें एक परत में ईंटें लंबाई में और अगली परत में चौड़ाई में रखी जाती हैं। मॉर्टर के रूप में मिट्टी का इस्तेमाल होता था। ये यूनिफॉर्मिटी बड़े पैमाने पर संगठन और शायद किसी केंद्रीय नियंत्रण की ओर इशारा करती है। और ड्रेनेज सिस्टम्स तो इनकी पहचान है। बिल्कुल। ढकी हुई नालियां जो घरों से निकलकर सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ती थीं, ये पकी ईंटों या कहीं कहीं पत्थर से बनी होती थीं। इनमें ढलान का ध्यान रखा जाता था और जगह जगह इंस्पेक्शन होल्स या निरीक्षण छेद या मैन होल्स भी होते थे सफाई के लिए। ये उस समय के लिहाज से अद्भुत है। स्ट्रीट लेआउट कैसा था? कई शहरों, खासकर मोहनजोदाड़ो में
एक ग्रिड पैटर्न दिखता है। जी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे शहर ब्लॉक्स या खंडों में बटा हुआ लगता था। गलियां घरों तक पहुंचने के लिए थीं। और हाउस प्लान्स, घरों की बनावट कैसी होती थी? मोहनजोदारो के घरों में अक्सर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। प्रवेश द्वार से आंगन सीधे दिखाई नहीं देता था, जिससे प्राइवेसी बनी रहती थी। कई घरों में अपना कुआं, वेल और स्नान घर, बाथरूम होता था, जिसकी नाली सड़क की नाली से जुड़ती थी। कुछ घरों में सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जो ऊपरी मंजिल की मौजूदगी बताते हैं। क्या सभी जगह घर एक जैसे थे? नहीं, विविधताएं भी थीं। जैसे बनावली में अलग तरह की योजना मिलती है, जहां कई घरों में स्टोरेज सेलर्स, भंडारण कोठरियां थीं। लोथल में घर एक लीनियर अलाइनमेंट में बने लगते हैं और वहां के हाउस 159 का लेआउट काफी अलग है, तो रीजनल वेरिएशंस भी मौजूद थी। फैसिनेटिंग। अब यूनिट 5 पर आते हैं, हड़प्पन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। इनकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी किस पर आधारित थी? प्राइमरीली जी, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर। वो कई तरह की फसलें उगाते थे। विंटर क्रॉप्स जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, और समर क्रॉप्स जैसे कपास, बाजरा। चावल के प्रमाण गुजरात, लोथल, रंगपुर से मिले हैं, लेकिन क्या ये मुख्य फसल थी, इस पर बहस है। फल वगैरह भी उगाते थे? हाँ, फलों के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे अनार, खजूर, अंगूर, बेर। और पशुपालन? मवेशी, कैटल, भैंस, बफलो, भेड़ बकरी, शीप गोट, सूअर पाले जाते थे। इनकी हड्डियां मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियां और मोहरों पर चित्र भी मिले हैं। इनका इस्तेमाल दूध, मांस, खाल के अलावा परिवहन, ट्रांसपोर्ट और जुताई, प्लाविंग के लिए भी होता होगा। शिकार और मछली पकड़ना? हाँ, हिरण, जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। उन्हें हाथी, गैंडा, बाघ जैसे जानवरों का ज्ञान भी था, जैसा कि मोहरों से पता चलता है। सिंधु नदी और समुद्र से मछलियां पकड़ने के भी प्रमाण हैं। तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इनकी कृषि कितनी इंटेंसिव थी? क्या वो एक साल में एक से ज्यादा फसल लेते थे? ऐसा लगता है। डबल क्रॉपिंग यानी साल में 2 फसलें लेना संभव था। कालीबंगन से एक जोता हुआ खेत मिला है, जिसमें 2 तरह की फसलें एक साथ उगाने के संकेत हैं। इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कह सकते हैं। जुताई के लिए हल का इस्तेमाल होता था, जिसके टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। कटाई के लिए शायद पत्थर के फलकों से बनी दरांती, सिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता था। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की। ये कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ज्यादा। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन शिल्प कला के लिए जानी जाती है। इसमें काफी स्पेशलाइजेशन दिखती है। कई तरह के शिल्प थे। मिट्टी के बर्तन बनाना, जिनमें वो काले रंग से चित्रकारी वाले मशहूर बर्तन भी शामिल हैं। बीड मेकिंग, मन का बनाना, कार्निलियन, एजेट, स्टीटाइट, सोने, तांबे जैसे पदार्थों से तरह तरह के मन के बनाना, इनका एक प्रमुख उद्योग था। और शेल वर्किंग, शंख का काम, चूड़ियां, कड़छे वगैरह बनाना। मेटल वर्किंग, धातु का काम, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां बनाना। सोना चांदी के गहने बनाना। फेंस का काम, ये एक तरह का कृत्रिम पदार्थ होता था, जिससे छोटी वस्तुएं जैसे मन के चूड़ियां बनती थीं। वेट्स बनाना, चर्ट पत्थर के बने घनाकार बाट, जो एक मानक प्रणाली पर आधारित लगते हैं। और सील्स बनाना, स्टीटाइट की बनी चौकोर या आयताकार मोहरें, जिन पर जानवर की आकृति और कुछ लिखावट होती थी। ये सब चीजें बनती कहाँ थीं? क्या बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था? हाँ, कई जगहों पर कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप्स के प्रमाण मिले हैं। जैसे चन्हुदारो मन के बनाने के लिए मशहूर था। लोथल भी एक बड़ा केंद्र था। मोहेंजोदारो और हड़प्पा में भी शिल्प उत्पादन के प्रमाण हैं। और इन चीजों का होता क्या था? एक्सचेंजेस एंड नेटवर्क्स कैसे थे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत फैला हुआ था। हड़प्पा की बनी चीजें जैसे मोहरें, बाट, मनके, मिट्टी के बर्तन दूर दराज के इलाकों में मिले हैं। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान। कर्नाटक से शायद वो सोना लाते थे, राजस्थान से तांबा, गुजरात से कार्नेलियन और शंख। क्या बाहर की चीजें भी हड़प्पा में मिली हैं? मिली हैं, लेकिन हड़प्पा की चीजों की तुलना में काफी कम। कुछ मेसोपोटामियाई मोहरें या पिन मिली हैं, लेकिन मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है, जहां से वो लकड़ी, तांबा, सोना, हाथी दांत, कार्निलियन वगैरह मंगाते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र ही था। कुछ खास तरह के बर्तन जैसे बड़े ब्लैक स्लिप्ड जार्स, काले लेप वाले जार, ओमान में मिले हैं,
जो शायद हड़प्पा से ही गए थे और उनमें कोई तरल पदार्थ ले जाया जाता होगा। यानी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। अब यूनिट 6 हड़प्पन अर्बन सोसाइटीज। शहरी समाजों में अक्सर सोशल हेटेरोजीनिटी होती है। हड़प्पा में इसके क्या प्रमाण हैं? देखिए, शहरों में लोग अजनबियों के साथ रहते हैं। रिश्तेदारी के संबंध उतने हावी नहीं होते जितने गांवों में, तो सामाजिक भिन्नता या विषमता की उम्मीद की जाती है। पुरातत्व में इसे कैसे देखें? हम घरों के आकार, उनमें मिली वस्तुओं, व्यवसायों के आधार पर इलाकों का विभाजन या फिर अंत्येष्टि संस्कारों में अंतर से इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन कंजम्पशन, उपभोग पर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण का भी जिक्र है। ये क्या है? एंथ्रोपोलॉजी हमें बताता है कि लोग चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ उनकी यूटिलिटी के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी सोशल स्टेटस दिखाने के लिए भी करते हैं। कुछ चीज़ें प्रेस्टिज गुड्स या एलीट गुड्स बन जाती हैं। इन्हें पहचानना कैसे है पुरातत्व में? कैसे? या फिर उनकी नकल भी मिलती है जो कम कीमती सामग्री से बनी होती है। इसे हाइपरट्रोफी भी कहते हैं, जब किसी वस्तु के डिज़ाइन को ज़रूरत से ज़्यादा सजावटी बना दिया जाए। तो क्या हड़प्पा में ऐसी इलीट गुड्स, अभिजात वर्ग की वस्तुएं मिली हैं जिनसे स्टेटस का पता चले? ये थोड़ा मुश्किल है, खासकर मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी साइट्स पर। वहाँ चीज़ें काफ़ी फैली हुई मिलती हैं। लेकिन कुछ घरों से ज़्यादा कीमती सामान मिला है, जैसे हाउस 12, 55, 18 या हाउस 8 मोहेंजोदारो में। लेकिन छोटे स्थलों जैसे अलादीनो से सोने चांदी के गहनों का जखीरा मिला है, या मिताथल और नागेश्वर से भी कीमती वस्तुएं मिली हैं जो शायद स्थानीय अभिजात वर्ग की रही होंगी। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की बात हमने पहले की। क्या हमें पता चलता है कि ये कारीगर कौन थे? क्या वो अटैच्ड स्पेशलिस्ट्स थे जो किसी शासक या मंदिर के लिए काम करते थे, या इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट थे? इसके भी सीधे प्रमाण मिलना मुश्किल है। हमें औजारों, कच्चे माल और उत्पादन के कचरे से पता चलता है कि विशेषज्ञता थी। कहीं कहीं ये काम घरों में होता दिखता है, हाउस होल्ड प्रोडक्शन, कहीं अलग कार्यशालाओं के प्रमाण मिलते हैं। ये संभव है कि दोनों तरह के विशेषज्ञ रहे हों। और बरियल प्रैक्टिसेस, अंत्येष्टि प्रथा, क्या उनसे सामाजिक भेदभाव पता चलता है? सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से हड़प्पा की कब्रों में बहुत ज्यादा सामाजिक भेदभाव नहीं दिखता। ज्यादातर कब्रें साधारण गड्ढे हैं जिनमें शव को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया है और साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं। कोई विविधताएं नहीं, थोड़ी बहुत हैं। हड़प्पा में ही कुछ कब्रें ईंटों से बनी मिली हैं। एक कब्र में लकड़ी का ताबूत भी मिला। कालीबंगन में 3 तरह की अंत्येष्टि प्रथाएं मिली हैं। एक तो सामान्य गड्ढे वाली, एक्सटेंडेड इन्यूमेशन, दूसरी जिसमें सिर्फ बर्तन रखे हैं पर शव नहीं, पॉट बरियल्स, और तीसरी खाली गड्ढे, सिंबॉलिक पिट्स। कुछ कब्रों ने ज्यादा बर्तन या थोड़े बहुत गहने जैसे तांबे का आईना, कॉपर मिरर मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा खजाना नहीं मिला जिससे लगे कि ये किसी राजा या बहुत अमीर व्यक्ति की कब्र है। लिंग के आधार पर भी ज्यादा फर्क नहीं दिखता। एथनिसिटी के बारे में कुछ पता चलता है? पुरातत्व से जातीयता का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। भौतिक संस्कृति में अंतर हमेशा जातीयता का संकेत नहीं होता, तो इस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अंत में सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक राजनीतिक संगठन के बारे में क्या थियोरीज हैं? हड़प्पा समाज को कौन चलाता था? इस पर काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वान जैसे फेसोरिस मानते हैं कि ये चीफडम्स थीं, यानी राज्य से पहले का समाज जहां मुखिया या सरदार का शासन होता था। केनोयर जैसे विद्वान मानते हैं कि ये कई सिटी स्टेट्स थे जिनका अपना अपना शासन था, पर वो सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे। और शिरीन रत्नागर का तर्क है कि ये एक सिंगल स्टेट, एकल राज्य था जिसकी एक केंद्रीय सत्ता थी जो मानकीकरण और व्यापार को नियंत्रित करती थी। अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल। चलिए अब एक स्पेसिफिक साइट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूनिट 7, केस स्टडी ऑफ अ मेजर अर्बन सेंटर। मोहेंजोदारो एक प्रमुख शहरी केंद्र का केस स्टडी। मोहेंजोदारो, इसकी खोज किसने और कब की? मोहेंजोदारो की खोज R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। उसके बाद सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मके और अन्य ने वहां बड़े पैमाने पर खुदाई करवाई। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। इसका लेआउट कैसा था? हमने पहले बात की सिटाडेल और लोअर टाउन की। हाँ, यहाँ ये विभाजन बहुत स्पष्ट है। सिटाडेल गढ़ पश्चिम में एक ऊंचे कृत्रिम टीले पर है और लोअर टाउन पूर्व में फैला है। लोअर टाउन में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और गलियां हैं।
पूरा शहर शायद बाढ़ से बचाव के लिए विशाल चबूतरों प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया था। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ और डिटेल्स। मोहनजोदारो की जल निकासी व्यवस्था लाजवाब थी। घरों के स्नानघरों और शौचालयों से नालियां निकलकर गली की नालियों से मिलती थीं, जो फिर सड़क की मुख्य ढकी हुई नालियों में जाती थीं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और उनमें सफाई के लिए जगह जगह गड्ढे, सम्पिट्स या मैनहोल थे। गंदा पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। सिटीडेल पर कौन सी खास इमारतें थीं? सिटीडेल पर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जिन्हें 2 क्षेत्रों एसडी एरिया, एसडी क्षेत्र और एल एरिया, एल क्षेत्र में बांटा गया है। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। ये एक बड़ा आयताकार कुंड है जो पक्की ईंटों से बना है और जिसे बिटुमेन या टार से वाटरप्रूफ किया गया है। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों तरफ कमरे और बरामदे बने हैं। पास में एक कुआं है, शायद जिससे इसमें पानी भरा जाता था, और एक बड़ी नाली है जिससे पानी निकाला जाता था। इसका क्या उपयोग होता होगा? माना जाता है कि ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होता होगा। ग्रेट बाथ महान स्नानागार के उत्तर में एक और इमारत है जिसमें कई छोटे स्नानघर और एक कुआं है। पास में ही एक विशाल इमारत है जिसे ग्रेनरी अन्नागार कहा गया था, हालांकि अब इस पर संदेह है। एक और महत्वपूर्ण संरचना है पिलर्ड हॉल, स्तंभित हॉल, जिसमें ईंटों के बने कई चौकोर स्तंभों की कतारें हैं। शायद ये कोई सभा भवन रहा होगा। और लोअर टाउन, निचला शहर, वहाँ कैसी इमारतें थीं? लोअर टाउन, निचला शहर मुख्य रूप से रिहायशी इलाका था, लेकिन वहां भी कुछ बड़ी इमारतें मिली हैं। जैसे मक्के ने डीके एरिया, डीके क्षेत्र में एक बड़ी इमारत को पैलेस कहा था। हालांकि ये निश्चित नहीं है। इसमें कई आंगन और कमरे थे। घरों के बारे में मार्शल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, मार्शल ने एचआर एरिया, एचआर क्षेत्र और वीएस एरिया, वीएस क्षेत्र में कई घरों का वर्णन किया है। जैसे एचआरबी क्षेत्र में कुछ छोटी इकाइयों को उन्होंने शॉप्स, दुकानें या क्वार्टर्स कहा। एचआरए क्षेत्र का हाउस 8, मकान 8 एक बड़ा घर था जिसमें आंगन, कमरे, कुआं, स्नानघर सब था। वीएस क्षेत्र का हाउस 13, मकान 13 भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें प्रवेश द्वार, आंगन, कुआं, पक्की ईंटों का फर्श, स्टेयरकेस और शायद ऊपरी मंजिल भी थी। इन घरों में बाढ़ से बचाव के लिए नींव को ऊंचा उठाने जैसे उपाय भी दिखते हैं। क्राफ्ट एक्टिविटी की क्या सबूत है मोहेंजोदारो में? शहर के कुछ हिस्सों, खासकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, जिसे कभी कभी क्राफ्ट्समैन्स क्वार्टर्स, शिल्पकार क्वार्टर्स कहा जाता है, से शिल्प उत्पादन के काफी सबूत मिले हैं। जैसे धातु गलाना, मेटल वर्किंग, मनके बनाना, बीड मेकिंग, शंख काटना, शेल कटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी मेकिंग और मोहरे बनाना, सील काविंग के अवशेष। क्या ये काम खास इलाकों में केंद्रित था? ऐसा लगता है। जैसे मनके बनाने के लिए ड्रिलिंग, बीड ड्रिलिंग का काम डीकेजी क्षेत्र में ज्यादा होता था, जबकि पत्थर के औजार बनाने की शुरुआती प्रक्रिया, इनिशियल फ्लेकिंग, मुनैर साइट पर केंद्रित थी। शंख से चूड़ियां बनाने के अलग अलग चरण, स्टेजेस ऑफ शेल बैंगल प्रोडक्शन, भी पहचाने गए हैं। हालांकि इस पर भी बहस है कि ये इलाके सिर्फ उत्पादन, प्रोडक्शन के थे या उपभोग, कंजम्पशन के भी। मतलब क्या कारीगर वहीं रहते और काम करते थे या सिर्फ काम करते थे? तो मोहनजोदारो वाकई एक यूनिक, अद्वितीय शहर था अपनी प्लानिंग, आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी में। निश्चित रूप से। चलिए अब हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड पर आते हैं। यूनिट 8, आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, इमर्जेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों का पुरातत्व, उद्भव और विशेषताएं। इन शहरों का उदय कैसे हुआ? ये लगभग 6th सेंचुरी बीसीई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय, जिसे सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। गंगा घाटी में नए राज्य, महाजनपद उभर रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और नई बस्तियां बस रही थीं या पुरानी बस्तियां शहरों में तब्दील हो रही थीं। जॉर्ज अर्डोसी के इलाहाबाद क्षेत्र के सर्वे से पता चलता है कि इस दौरान बस्तियों की संख्या और आकार दोनों में वृद्धि हुई। एक सेटलमेंट हायरार्की, बस्ती पदानुक्रम विकसित हुआ। इसमें आयन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका थी? इस पर बहस है। डीडी कोसाम्बी और आरएस शर्मा जैसे इतिहासकारों का मानना था कि लोहे के औजारों से जंगल साफ करना और खेती का विस्तार आसान हुआ, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन यानी अधिशेष उत्पादन बढ़ा और शहरों का उदय हुआ। लेकिन विभा त्रिपाठी और मक्खनलाल जैसे विद्वान इस आयरन थीसिस यानी लौह सिद्धांत पर सवाल उठाते हैं।
उनका कहना है कि लोहे का इस्तेमाल पहले से हो रहा था और सिर्फ तकनीक ही शहरीकरण का कारण नहीं हो सकती। सामाजिक राजनीतिक कारक ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन शहरों की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? एक प्रमुख विशेषता है फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी। कई शहरों जैसे कौशाम्बी, राजगीर, उज्जैन, मथुरा के चारों ओर विशाल मिट्टी या ईंटों की दीवारें, रैम्पोर्ट्स और खाइयां, मोट्स मिली हैं। ये सुरक्षा के साथ साथ शहर की सीमा और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक थीं। लेआउट कैसा होता था? क्या ये भी प्लान्ड, नियोजित थे? ज्यादातर शहर ऑर्गेनिकली, जैविक रूप से विकसित हुए लगते हैं। मतलब बिना किसी खास योजना के धीरे धीरे फैलते गए। गलियां अक्सर टेढ़ी मेढ़ी होती थीं, लेकिन तक्षशिला के सरकप जैसे शहर प्लांट नियोजित लगते हैं, जहां ग्रिड पैटर्न दिखता है। भीटा में भी कुछ हद तक योजना दिखती है। और निर्माण सामग्री? इस दौर में पकी ईंटों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया, खासकर सार्वजनिक इमारतों और अमीरों के घरों में। कच्ची ईंटों और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था। सिविक एमिनिटीज जैसे नालियां, कुएं भी मिलते हैं। श्रिंकवेरपुर में एक बड़ा पक्की ईंटों का बना टैंक मिला है, जो जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। घरों की बनावट में क्या विविधता थी? हाँ, घरों के आकार और योजना में काफी विविधता मिलती है। छोटे 1-2 कमरों वाले घर भी थे और बड़े आंगन वाले बहुमंजिला मकान भी। भीटा, सोंख, अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों से विभिन्न प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। इंदौर खेड़ा से हाउस 1A और 1, मकान 1A और 1 के उदाहरण दिए गए हैं, जो साधारण घरों की योजना दिखाते हैं। गुप्त काल के बाद क्या इन शहरों का पतन, अर्बन डिके हो गया था, जैसा RS शर्मा ने कहा था? शर्मा जी का सिद्धांत था कि गुप्त काल के बाद व्यापार में गिरावट, सिक्कों की कमी और सामंतवाद के उदय के कारण शहरी जीवन का पतन हुआ। लेकिन BD चट्टोपाध्याय और अन्य इतिहासकारों ने इसे चुनौती दी है। उनका मानना है कि शहरी पतन की तस्वीर अतिरंजित है। हो सकता है कुछ पुराने केंद्र कमजोर हुए हों, लेकिन कई नए केंद्र उभरे और शहरी गतिविधियां रीजनल लेवल यानी क्षेत्रीय स्तर पर जारी रहीं। इसे कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता या शिफ्ट्स यानी पार्श्व बदलाव कहना ज्यादा सही होगा। जैसे इंदौर खेड़ा के कमजोर होने के बाद पास में ही आहार और फिर देबाई जैसे केंद्र उभरे, तो ये एक माइक्रो रीजनल शिफ्ट यानी सूक्ष्म क्षेत्रीय बदलाव का उदाहरण है। अच्छा, अब यूनिट 9 अर्बन सेंटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ स्पेस, शहरी केंद्र और अन्य प्रकार के स्थान। वैदिक काल में बस्तियों को लेकर क्या धारणाएं थीं? शुरुआती वैदिक ग्रंथों में सप्त सिंधु क्षेत्र का जिक्र है। बस्तियों के लिए मुख्य शब्द ग्राम था, जो शायद एक मोबाइल पैस्टोरल ग्रुप यानी चलवासी पशुपालक समूह या छोटी कृषि बस्ती को दर्शाता था। अरण्य या वन यानी जंगल ग्राम के विपरीत था। बाद के वैदिक काल में ग्राम ज्यादा स्थायी कृषि बस्तियों के रूप में विकसित हुए। पूर्व शब्द का भी जिक्र आता है, जो शायद किलेबंद बस्ती या सरदार के ठिकाने को दर्शाता था, लेकिन ये हड़प्पा जैसे बड़े शहर नहीं थे। फिर महाजनपद काल में इस समय तक गंगा घाटी का मध्य भाग, जिसे मध्य देश कहा गया, महत्वपूर्ण हो गया। बौद्ध ग्रंथ इस क्षेत्र को सभ्यता का केंद्र मानते हैं, जबकि ब्राह्मणवादी ग्रंथ इसे थोड़ा संदेह की नजर से देखते हैं, शायद वहां गैर वैदिक विचारों के प्रभाव के कारण। जनपद शब्द का अर्थ विकसित हुआ, जो अब एक राजनीतिक इकाई या राज्य क्षेत्र को दर्शाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जनपद की परिभाषा देता है। इस दौर में बस्तियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये पुरा, नगरा वगैरह? हाँ, ग्रंथों में बस्तियों की एक पूरी हायरार्की मिलती है। सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव, फिर घोष शायद पशुपालकों की बस्ती, निगमा बाजार वाला कस्बा या व्यापारियों का समूह, नगरा शहर, महानगरा बड़ा शहर, पट्टना या पुटभेदना बंदरगाह शहर या व्यापारिक केंद्र जहां माल की पैकिंग अनपैकिंग होती थी, स्थानीय द्रोणामुखा, खरवटिक, संग्रहणा ये शायद प्रशासनिक या राजस्व इकाइयां थीं। दुर्ग मतलब किला। शहरों को कैसे देखा जाता था? शहर ज्यादा प्रसिद्ध और दृश्यमान होते थे। तक्षशिला, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, काशी, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र जैसे शहरों का बार बार जिक्र आता है। जातक कथाओं में व्यापारी और यात्री इन शहरों के बीच घूमते दिखाए जाते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य भी शहरों और गांवों के बीच यात्रा करते थे। जीवक की कहानी या बावरी के शिष्यों की यात्रा शहरों के जुड़ाव को दिखाती है। शहर के आसपास के इलाके कैसे होते थे? शहर के ठीक बाहर के इलाके को नगर बहैया, पुरोपकंथा या नगरोपांत कहा जाता था। यहाँ अक्सर शमशान घाट होते थे। चांडालों जैसी अछूत मानी जाने वाली जातियों या विधर्मी माने जाने वाले समूहों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाता था। बौद्ध विहार
या ब्राह्मण आश्रम भी अक्सर शहर के कोलाहल से थोड़ा दूर शांत जगह पर होते थे। गांव और जंगल को कैसे देखा जाता था? गांवों को मुख्य रूप से कृषक परिवारों, पेजेंट हाउसहोल्ड्स का निवास स्थान माना जाता था। अर्थशास्त्र गांव के संगठन और प्रशासन पर विस्तार से बताता है। जंगल यानी अरण्य या वन को अक्सर असभ्य या खतरनाक जगह माना जाता था, लेकिन वहां रहने वाले वनवासियों को पूरी तरह अलग थलग नहीं रखा जाता था। उनसे भी राज्य का संपर्क रहता था। राज्य अक्सर जंगलों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार करने की कोशिश करता था, जिसे जंगल पर विजय के रूप में देखा जाता था। काफी विस्तृत वर्गीकरण है ये। अब यूनिट 10 है सिटीज इन टेक्स्ट, ग्रंथों में शहर। हमने पहले चट्टोपाध्याय और कॉल की बात की थी। ग्रंथों में शहरों का चित्रण कैसे अलग अलग होता है? हाँ, जैसा हमने कहा, दो तरह के चित्रण मिलते हैं, नॉर्मेटिव और नैरेटिव। नॉर्मेटिव टेक्स्ट बताते हैं कि शहर कैसा होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेशा नाम का अध्याय है जो राजधानी के आदर्श लेआउट विन्यास का वर्णन करता है। ये पूरी तरह राजा केंद्रित किंग सेंट्रिक योजना है। शहर के बीच में राजा का महल, उसके आसपास मंत्री और अधिकारी। अलग अलग वर्णों और व्यवसायों के लिए शहर में अलग अलग इलाके निर्धारित हैं, जैसे ब्राह्मण उत्तर में, क्षत्रिय पूर्व में, वैश्य दक्षिण में और शूद्र पश्चिम में रहेंगे। चांडालों जैसी जातियों को शहर के बाहर शमशान के पास बसाने का निर्देश है। अर्थशास्त्र निगमा, नगरा, महानगरा जैसी अन्य बस्तियों का भी जिक्र करता है। और दूसरे ग्रंथ, बौद्ध और ब्राह्मणवादी नजरिया कैसे अलग है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटका में शहरों का चित्रण ज्यादातर पॉजिटिव है। शहर व्यापार, ज्ञान और धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म के केंद्र माने जाते हैं। बुद्ध ने अपना ज्यादातर समय शहरों और उनके आसपास ही बिताया। वहीं कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणवादी ग्रंथ जैसे धर्मसूत्र, शहरों को लेकर थोड़ा सस्पिशन दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि शहरों में वर्ण व्यवस्था का पालन मुश्किल होता है और वहां नैतिक पतन का खतरा रहता है। और काव्य लिटरेचर, सोनालिका कॉल का विश्लेषण क्या कहता है? कॉल बताती हैं कि काव्यों में शहर अक्सर साइट्स ऑफ काम डिजायर, कल्चर, काम इच्छा संस्कृति के स्थल के रूप में चित्रित होते हैं। यहाँ भौतिक सुख, सेंसुअलिटी, कामुकता, प्रेम, विलासिता का माहौल होता है। नगर वधु, विट, मैन अबाउट टाउन, नागरिक, सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर जैसे चरित्र शहरी जीवन के प्रतीक हैं। शहर को सभ्यता के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ कला, संगीत, साहित्य का विकास होता है। क्या इन ग्रंथों से शहर की सोशल डायनामिक्स का भी पता चलता है? हाँ, काफी हद तक। राजा और अमीर व्यापारी सत्यश्रेष्ठंस शहर के जीवन पर हावी दिखते हैं। धन का महत्व बढ़ता है, कभी कभी जाति से भी ज्यादा। जैसे शूद्र के नाटक मृच्छकाटिकम में गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और धनी गणिका वसंत सेना की कहानी है, और वहां धन और सामाजिक स्थिति का संघर्ष दिखता है। कॉमर्स बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के संगठन, जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते हैं, काफी शक्तिशाली होते हैं। शहर विविधता के केंद्र भी थे, बिल्कुल। शहरों में अलग अलग जातियों, पेशों, प्रोफेशंस, नस्लों, एथनिसिटीज और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का संकेंद्रण था। जैसे एक व्यंग्यात्मक नाटक पदातड़ित का उज्जैनी शहर का वर्णन करता है, जहां हर तरह के लोग, व्यापारी, सैनिक, नौकरशाह, भिक्षुक, चोर, जुआरी, गणिकाएं, सब मौजूद हैं। शहरों में क्षेत्रीय विविधता भी दिखती थी। अलग अलग इलाकों से लोग आकर बसते थे। क्या तमिल साहित्य में शहरों का चित्रण अलग है? हाँ, कॉल इसकी तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम में बंदरगाह शहर पोहार का चित्रण एक हेट्रोजीनेटिक केओस, विषम जातीय अराजकता जैसा है, जहां बहुत विविधता है, अलग अलग संस्कृतियों का संगम है, एक तरह की अव्यवस्था भी है। जबकि रामायण की अयोध्या एक ऑर्थोजेनेटिक आइडियल, समरूप आदर्श पेश करती है, एक सुव्यवस्थित पारंपरिक आदर्श शहर। तो ये दो अलग अलग तरह की शहरी कल्पनाएं हैं। कमाल है, ग्रंथों से कितनी अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं। अब जरा जमीन पर वापस आते हैं, पुरातत्व पर। यूनिट 11, इकाई 11, अर्ली हिस्टोरिक सिटीज इन द टैक्सिला वैली, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। तक्षशिला घाटी में प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य। टैक्सिला लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण थी? टैक्सिला उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित था। ये भारत को मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों का एक प्रमुख चौराहा था।
इसलिए इसका राजनीतिक, पॉलिटिकल और सैन्य मिलिट्री महत्व भी हमेशा बना रहा। इसकी खोज और खुदाई का इतिहास क्या है? सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं सदी में इसकी पहचान की। फिर सर जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई की। बाद में मॉर्टिमर व्हीलर और ए घोष ने भी काम किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तानी पुरातत्वविदों जैसे एम शरीफ और एफ ए खान ने और फिर एफ आर ऑल्चन ने भी यहाँ शोध किया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन आज एनक्रोचमेंट और अन्य खतरों का सामना कर रहा है। टैक्सिला में एक नहीं बल्कि कई शहर थे ना, सक्सेसिव सिटीज। हाँ जी हाँ, मार्शल की खुदाई से 3 मुख्य शहरों के अवशेष मिले जो एक के बाद एक बसे थे। सबसे पुराना है भीर माउंट, जो लगभग 5th 2nd सेंचुरी BCE 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके बाद है सिरकाप, जो इंडो ग्रीक्स और शाका पार्थियन के समय लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE का है। और फिर है सिरसुख, जो कुषाण काल लगभग 1st से 5th सेंचुरी CE का है। समय के साथ शहर का आकार भी बढ़ता गया। भेर माउंट की क्या विशेषताएं थीं? ये एक अनियमित आकार का शहर था जिसकी किलेबंदी शायद कच्ची मिट्टी की ईंटों से की गई थी। गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। घर पत्थर के बने थे, रबल मेसनरी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर होता था। घरों में आंगन होते थे जो सीधे गली से जुड़े थे। यहाँ कुएं के प्रमाण नहीं मिले हैं, शायद पानी बाहर से लाना पड़ता था। और पार्थियन सिरकप? सरकप बिल्कुल अलग था। ये एक प्लान्ड सिटी था, नियोजित शहर जिसे ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था, शायद किसी ग्रीक प्रभाव के कारण। मुख्य सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती थी, जिसे छोटी सड़कें समकोण पर काटती थीं। यहाँ भी घरों में निजी आंगन, प्राइवेट कोर्टयार्ड्स थे। दीवारें डाइपर मेसनरी तकनीक से बनी थीं, जिसमें बड़े पत्थरों के बीच छोटे पत्थर भरे जाते थे और उन पर चूने का प्लास्टर होता था। यहाँ सोक वेल्स भी नहीं मिले हैं। लगता है पहली सदी ईस्वी में आए एक भूकंप, अर्थक्वेक, ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया था। सरकप के घरों से क्या खास मिला? हाउस 1E एक बड़ा घर था। शहर के अंदर एक स्तूपा और कुछ अन्य धार्मिक इमारतें भी मिली हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में मूर्तियां, स्कल्पचर्स, सिक्के, कॉइन्स, गहने, ज्वेलरी और अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिनमें से कुछ खजानों के रूप में दबी हुई मिली, होर्ड्स। एक बड़ी इमारत को पैलेस भी कहा गया है। और सिरसुख? सिरसुख कुषाणों का शहर था, जो सिरकप से थोड़ा उत्तर पूर्व में है। इसकी किलेबंदी ज्यादा मजबूत थी, जो तराशे हुए पत्थरों से बनी थी और जिसमें बुर्ज भी थे। यहाँ अभी ज्यादा खुदाई नहीं हुई है। शहरों के बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे? हाँ, टैक्सिला घाटी में कई बौद्ध स्तूप, मठ और मंदिर थे, जो शहरों के बाहर सेक्रेड एरियाज पर बने थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है धर्माराजी का स्तूप कॉम्प्लेक्स और जंडियाल मंदिर, जिसमें शायद ईरानी प्रभाव दिखता है। ये सब दिखाता है कि टैक्सिला न सिर्फ व्यापार और राजनीति का, बल्कि धर्म और शिक्षा का भी बड़ा केंद्र था। इसे आई खानूम से कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, आई खानूम अफगानिस्तान में ग्रीक शहर था और टक्सिला के सरकप पर उसका प्रभाव दिखता है, खासकर शहर नियोजन में। ये दोनों शहर दिखाते हैं कि कैसे भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का संगम हो रहा था। ट्रेड रूट्स का महत्व यहाँ स्पष्ट है। अब एक और महत्वपूर्ण शहर, यूनिट 12 की स्टडी, पाटलिपुत्र। इसका क्या महत्व था? पाटलिपुत्र, आज का पटना, प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध राजधानियों में से एक था। ये गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा था, जो इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाता था। ये मगध साम्राज्य की राजधानी बना और फिर मौर्य, शुंग, गुप्त जैसे कई राजवंशों की राजधानी रहा। बाद में शेरशाह सूरी ने भी यहाँ किला बनवाया। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? टेक्सचुअल रेफरेंसेस क्या हैं? कई स्रोतों से। सबसे प्रसिद्ध वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मिलता है। हालांकि मूल किताब खो गई है, पर उसके अंश दूसरे लेखकों के कामों में मिलते हैं। उसने पाटलिपुत्र के विशाल आकार, लकड़ी की किलेबंदी और मौर्य प्रशासन का जिक्र किया है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसका जिक्र किया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में अशोक द्वारा यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित करने का उल्लेख है। चीनी यात्रियों ने भी इसका जिक्र किया है। हाँ, फाहियान लगभग 5वीं सदी CE और हुएनसांग 7वीं सदी CE दोनों यहाँ आए थे। फाहियान के समय ये शहर अच्छी हालत में था, लेकिन हुएनसांग के समय तक ये काफी उजड़ चुका था। जैन टेक्स्ट में भी इसका जिक्र कुसुमपुर नाम से आता है और यहाँ पहली जैन संगीति हुई थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से क्या पता चला है? न शहर के नीचे प्राचीन अवशेष दबे हुए हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर खुदाई मुश्किल है।
फिर भी कुछ जगहों पर खुदाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण काम डीबी स्पूनर ने 1912-15 में कुम्हरार में किया, जहां उन्हें मौर्यकालीन विशाल स्तंभों वाले हॉल के अवशेष मिले, जिसकी तुलना उन्होंने पर्सिपोलिस के ईरानी महलों से की। और बाद में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केपी जायसवाल शोध संस्थान ने एएस अल्टेकर और वी मिश्रा के निर्देशन में 1950 में फिर से कुम्हारा में खुदाई की। उन्हें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के चरण मिले। एक महत्वपूर्ण खोज थी गुप्तकालीन मठ परिसर आरोग्य विहार, जहां से कुछ मोहरें सीलिंग्स मिली, जिन पर श्री आरोग्य विहारे भिक्षु संघस्य लिखा था। एक और मोहर पर धन्वंतरेय लिखा था, जिससे लगता है कि यह शायद चिकित्सा से जुड़ा केंद्र भी था। कुछ और मोहरों पर साघस और तांबुलिकर्मस्य जैसे शब्द मिले हैं। शहर के अन्य हिस्सों जैसे बुलंदी बाग, अगम कुआं से भी कुछ अवशेष मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या मिले हैं? बड़ी संख्या में टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं, जो मौर्य से गुप्त काल तक की हैं। पत्थर की मूर्ति कला के भी कुछ बेहतरीन नमूने मिले हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दीदारगंज याक्षी। पाटलिपुत्र का पतन क्यों हुआ? इसके कई कारण लगते हैं। नदियों के पास होने के कारण बाढ़ का खतरा हमेशा रहता था। आग लगने की घटनाएं भी हुई होंगी, क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल काफी होता था। और राजनीतिक बदलाव, राजधानी का कन्नौज या अन्यत्र चले जाना ने भी इसके महत्व को कम किया होगा। तो कुल मिला के पाटलिपुत्र का महत्व क्या था? ये मुख्य रूप से एक पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक राजधानी था, लेकिन साथ ही एक बड़ा मोनास्टिक सेंटर, मठवासी केंद्र और कमर्शियल हब, वाणिज्यिक केंद्र भी था। अब चलते हैं एक और मशहूर शहर की ओर, यूनिट 13 केस स्टडी मथुरा। इसका परिचय क्या है? मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर है। आज ये मुख्य रूप से कृष्ण जन्मभूमि और ब्रिजभूमि के केंद्र के रूप में जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, पुरातात्विक अन्वेषण से क्या पता चला है? मथुरा और उसके आसपास कई पुरातात्विक टीले हैं जहां खुदाई हुई है। यहां से एक लंबा सांस्कृतिक अनुक्रम मिला है, जो ऑकर कलर्ड पॉटरी ओसीपी गैरिक मृदभांड काल लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर मध्ययुगीन काल तक जाता है। यानी ये शहर हजारों सालों से आबाद रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सामरिक स्थिति का क्या महत्व था? मथुरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर था। ये उत्तर भारत के दो प्रमुख व्यापार मार्गों, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के जंक्शन पर स्थित था। यमुना नदी भी जल परिवहन का एक साधन थी। इस वजह से ये हमेशा एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र रहा। टेक्सचुअल रेफरेंसेस क्या हैं? मथुरा का जिक्र कई तरह के ग्रंथों में आता है। ब्राह्मणिकल सोर्सेस, ब्राह्मणवादी स्रोत जैसे महाभारत, पुराण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, इन सब में इसका उल्लेख है। और हेटेरोडॉक्स सोर्सेस, विधर्मी स्रोत यानी बुद्धिस्ट, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मथुरा का प्रमुखता से जिक्र है। ये दिखाता है कि ये विभिन्न धार्मिक परंपराओं का केंद्र था। इसका रिलीजियस लैंडस्केप कैसा था, खासकर 200 BCE से 200 CE के बीच? ये दौर मथुरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर कुषाण काल में। यहाँ कई धार्मिक पंथ फल फूल रहे थे। पुराने कल्ट्स, पौराणिक पंथ उभर रहे थे, जैसे वृष्णि वीरों की पूजा, वासुदेव कृष्ण, बलराम, एकानंद शाह। शैव धर्म के प्रमाण मिलते हैं, लिंग पूजा और शिव की मूर्तियों के रूप में। शक्तिवाद यानी देवी पूजा और वैष्णववाद के भी शुरुआती प्रमाण यहीं से मिलते हैं। कुछ मिलीजुली मूर्तियां भी मिली हैं। और पुराणों से पहले के पंथ, प्री पुरानिकल्स? हाँ, लोक धर्म की जड़ें भी गहरी थीं। यक्ष और यक्षिणियों की पूजा बहुत लोकप्रिय थी, जिनकी कई विशाल मूर्तियां मिली हैं। नाग और नागिनियों की पूजा भी प्रचलित थी। और जैसा मैंने कहा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए मथुरा एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ कई स्तूप, विहार और जैन मंदिर थे। कुषाण शासकों ने इन धर्मों को काफी संरक्षण दिया। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा कला शैली, हाँ, कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। यहाँ के लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर में बनी मूर्तियां खासकर बुद्ध, बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की बहुत प्रसिद्ध हैं। इस शैली की अपनी खास विशेषताएं थीं, जो इसे गांधार शैली, गांधारा स्कूल से अलग करती हैं। ये मूर्तियां भारत के कई हिस्सों में भेजी जाती थीं। तो मथुरा एक तरह से मेल्टिंग पॉट, संस्कृतियों का मिश्रण स्थल था। करेक्ट। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। बिल्कुल। यूनिट 14 आर्कियोलॉजी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ अर्ली सिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। दक्कन और दक्षिण भारत में प्रारंभिक शहरों के उद्भव का पुरातत्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों की विशेषताएं।
डेक्कन का भूगोल कैसा है? डेक्कन प्लेटो या दक्कन का पठार मध्य भारत से लेकर दक्षिण तक फैला एक विशाल पठारी क्षेत्र है, जिसके दोनों ओर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स और पूर्वी घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। यहाँ के शहरीकरण के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? सोर्सेज क्या हैं? कई तरह के स्रोत हैं। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें खुदाई से मिले शहर, बस्तियां, इमारतें, बर्तन, सिक्के वगैरह शामिल हैं। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लिए संगम लिटरेचर, तमिल भाषा का प्राचीन काव्य बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें शहरों, राजाओं, व्यापार, समाज का वर्णन मिलता है। इंस्क्रिप्शंस, खासकर सातवाहन, इक्ष्वाकु, पल्लव, चोल राजाओं के काफी जानकारी देते हैं। और फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी विवरण जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी का भूगोल भी बंदरगाहों और व्यापार की जानकारी देते हैं। दक्कन में अर्ली हिस्टोरिक अर्बनाइजेशन, प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरीकरण कब और कैसे हुआ? ये प्रक्रिया लगभग 3rd सेंचुरी BCE यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और सातवाहना काल लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE में तेज हुई। ये आयरन एज, मेगालिथिक कल्चर यानी लौह युगीन महापाषाण संस्कृति से एक ट्रांजिशन संक्रमण था। सातवाहनों से पहले भी शायद कुछ चीफडम्स, सरदारियां रही होंगी। यहाँ के शहरों की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर भारत के शहरों से कुछ समानताएं थीं, जैसे कॉइनेज, मुद्रा का इस्तेमाल, सातवाहनों के सिक्के, फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी, पकी ईंटों की संरचनाएं, बेक्ड ब्रिक स्ट्रक्चर्स और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, शिल्प विशेषज्ञता भी दिखती है। कुछ प्रमुख स्थल हैं तेलंगाना में धूलिकट्टा, पेद्दबंकूर, कोंडापुर, कर्नाटक में सन्नति, वडगांव माधापुर जो शायद प्राचीन वेणुग्राम है, महाराष्ट्र में तेर, भोगार्दन और ऑफ कोर्स प्रतिष्ठान पैठण। ईस्टर्न डेक्कन, पूर्वी दक्कन में कौन सा महत्वपूर्ण स्थल था? पूर्वी दक्कन यानी आंध्र प्रदेश का कृष्णा गुंटूर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ इक्ष्वाकु वंश की राजधानी विजयपुरी थी, जिसे आज हम नागार्जुन कोंडा के नाम से जानते हैं। यहाँ खुदाई में एक पूरा शहर मिला है, सिटाडेल, गढ़, आवासीय क्षेत्र, पब्लिक बिल्डिंग्स, शिल्प कार्यशालाएं, क्राफ्ट वर्कशॉप्स और जबरदस्त बौद्ध और ब्राह्मणवादी स्मारक। यहाँ की भौतिक संस्कृति रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्कों को भी दर्शाती है। अब आते हैं सुदूर दक्षिण यानी तमिलकम पर। यहाँ का भूगोल और स्रोत। तमिलकम यानी प्राचीन तमिल प्रदेश, जिसमें आज के तमिलनाडु, केरला और दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र के कुछ हिस्से शामिल थे। यहाँ का भूगोल विविध है, तटीय मैदान, नदी घाटियां, पहाड़ी इलाके। मुख्य स्रोत हैं संगम लिटरेचर, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, जिसमें रोमन सिक्के और वस्तुएं भी मिली हैं, और तमिल ब्राह्मी शिलालेख। यहाँ शहरीकरण की क्या विशेषताएं थीं? यहाँ शहरीकरण का आधार आयरन एज की बस्तियां थीं। संगम काल यानी लगभग 300 BCE से 300 CE में कृषि, एग्रीकल्चर और शिल्प, क्राफ्ट्स का विकास हुआ। इनलैंड यानी आंतरिक और मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार बढ़ा, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ। मसालों, मोतियों, कीमती पत्थरों का। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण और पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यानी चेर, चोल, पांड्य राज्यों का उदय हुआ। मटीरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति में ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW, काले और लाल मृदभांड, रूलेटेड वेयर, एम्फोरा, रोमन शराब के मटके जैसी चीजें मिलती हैं। एक्सचेंज और सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में क्या पता चलता है? व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था। रोमन सिक्कों के ढेर मिले हैं। बस्तियों के पैटर्न में कभी-कभी डुअल सेंटर्स, दोहरे केंद्र दिखते हैं, एक राजनीतिक या शाही केंद्र और पास में ही एक बंदरगाह या बाजार। कौन सी नदी घाटियां और स्थल महत्वपूर्ण थे? कावेरी घाटी में चोलों की पुरानी राजधानी उरैयूर और बंदरगाह कावेरीपट्टनम, पुहार। वेगई घाटी में पांड्यों की राजधानी मदुरई और बंदरगाह अलगनकुलम। ताम्रपाणि घाटी में बंदरगाह कोरक्काय जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पालार घाटी में कांचीपुरम जो बाद में पल्लवों की राजधानी बना और बंदरगाह अरिकामेडू। ग्रेट। अब कुछ केस स्टडी देखते हैं दक्कन और दक्षिण से। यूनिट 15 केस स्टडी नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। ये इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी, जिसका नाम विजयपुरी था। ये 3री-4वीं शताब्दी CE में एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था, खासकर महायान बौद्ध धर्म का। इसकी खुदाई का इतिहास क्या है? यहाँ 1920 में A.H. लॉन्गहर्स्ट ने खुदाई शुरू की। बाद में T.N. रामचंद्रन और R. सुब्रमण्यम ने और काम किया।
जब नागार्जुन सागर बांध बन रहा था तो ये पूरी घाटी डूबने वाली थी। इसलिए 1954-60 के बीच बड़े पैमाने पर बचाव पुरातत्व सेल्वेज आर्कियोलॉजी किया गया और कई महत्वपूर्ण संरचनाओं और मूर्तियों को पास की एक पहाड़ी पर बने संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। शहर विजयपुरी कैसा था? यहाँ एक किलेबंद सिटाडेल था जिसमें शायद राजमहल और शाही इमारतें थीं। इसके बाहर रिहायशी इलाके, सड़कें और कई सार्वजनिक भवन थे। एक एम्फी थिएटर जैसी संरचना मिली है, एक अश्वमेध यज्ञ परिसर, नदी किनारे घाट्स और एक स्टेडियम होने का भी अनुमान लगाया गया है। वाटर सप्लाई, जलापूर्ति और सैनिटेशन स्वच्छता की भी व्यवस्था थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प उत्पादन के भी प्रमाण मिले हैं। और धार्मिक इमारतें? नागार्जुनकोंडा बौद्ध स्मारकों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ एक महाचैत्य, कई स्तूप, चैत्यगृह और विहार मिले हैं जो विभिन्न बौद्ध संप्रदायों से जुड़े थे। एक श्वाकू रानियां बौद्ध धर्म की बड़ी संरक्षक थीं, लेकिन साथ ही ब्राह्मणवादी मंदिर भी मिले हैं, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, कुबेर आदि देवताओं के। ये धार्मिक सहिष्णुता का अच्छा उदाहरण है। पॉटरी और कॉइन्स, सिक्के? यहाँ से स्थानीय बंतनों के अलावा रूलेटेड वेयर और रोमन सिक्के भी मिले हैं जो व्यापारिक संपर्कों को दर्शाते हैं। 4वीं सदी के मध्य तक इक्ष्वाकु सत्ता के पतन के साथ इस शहर का भी महत्व कम हो गया। अगला केस स्टडी यूनिट 16 केस स्टडी अमरावती। केस स्टडी अमरावती। अमरावती भी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये मुख्य रूप से यहाँ के विशाल महाचैत्य और उसकी अद्भुत मूर्तिकला स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती कला शैली कहा जाता है। ये स्थल प्राचीन धारणी कोटा या धान्यकटक शहर का हिस्सा था। धान्यकटक शहर के बारे में क्या पता है? धान्यकटक सातवाहन काल, लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी में एक महत्वपूर्ण शहर था। ये शायद सातवाहनों की पूर्वी राजधानी भी रहा। इसकी लोकेशन, अवस्थिति महत्वपूर्ण थी। कुछ लोग मानते हैं कि पास में हीरे की खानें थीं। ये एक बड़ा बाजार शहर, मार्केट टाउन और मठवासी केंद्र, मोनास्टिक सेंटर था। ये इंडो रोमन व्यापार का भी एक अहम पड़ाव था। एक्सकवेशन से क्या मिला है? खुदाई से किलेबंदी, स्तूप, विहार के अवशेष मिले हैं। कई तरह की वस्तुएं मिली हैं, जैसे कांच के बने पदार्थ, ग्लासवेयर, रूलेटेड वेयर, सातवाहन और रोमन सिक्के, सतवाहना एंड रोमन कॉइन्स, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड के टुकड़े और एम्फोरा। पास में एक नेविगेशन चैनल, नौ संचालन नहर और घाट वॉर्फ के अवशेष भी मिले हैं, जो दिखाते हैं कि ये नदी मार्ग से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। आंध्र रीजन में बौद्ध धर्म इतना क्यों फला फूला? इसके कई कारण थे। ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था। सातवाहन जैसे शासकों ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और रोमन व्यापार से जो समृद्धि आई उसने भी धार्मिक संस्थानों को दान देने में मदद की। अमरावती आर्ट की क्या विशेषताएं हैं? अमरावती आंध्रा की बौद्ध कला का सबसे प्रमुख केंद्र था। यहाँ के स्तूप की वेदिका यानी कि रेलिंग और अंड पर लगे संगमरमर के पैनलों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का बहुत ही जीवंत और कलात्मक चित्रण किया गया है। इसे अक्सर कोर्ट आर्ट माना जाता है, जिसमें सातवाहन अभिजात वर्ग का प्रभाव दिखता है। इसमें काफी नैरेटिव क्वालिटी है और मानवीय भावनाओं का सुंदर अंकन है। कुछ विद्वानों को इसमें रोमन इन्फ्लुएंस भी नजर आता है, जैसे माया देवी के स्वप्न वाले एक रिलीफ पैनल में ये रोमन व्यापारियों के साथ संपर्कों का नतीजा हो सकता है। हाँ है। तोंदाई मंडलम उत्तरी तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कांचीपुरम का प्राचीन इतिहास क्या है? कांचीपुरम पालार नदी के किनारे बसा एक बहुत पुराना शहर है। इसका जिक्र संगम साहित्यिक की कविताओं जैसे पेरुम्पाण रूपटे में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख हो सकता है। बाद में पल्लव राजाओं की राजधानी बना और शिक्षा और धर्म का एक महान केंद्र बन गया। चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं सदी में यहाँ आया था और उसने इसका विस्तृत वर्णन किया है। एक्सकवेशन से क्या पता चला है? कांचीपुरम में कई अलग अलग जगहों पर खुदाई हुई है। यहाँ से 3 सांस्कृतिक काल के प्रमाण मिले हैं, जो लगभग 2री-3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होते हैं। शुरुआती दौर की कुछ संरचनाएं मिली हैं, जिनमें स्तूप के अवशेष होने का अनुमान है। आर्टिफैक्ट्स में रूलेटेड वेयर, एम्फोरा के टुकड़े, सातवाहन सिक्के सांचे और तमिल ब्राह्मी पॉटशर्ड्स मिले हैं। ये सब दिखाते हैं कि संगम काल में भी एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था।
तुंदई मंडलम क्षेत्र में और कौन से केंद्र थे? कांचीपुरम के अलावा मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, जो पल्लव काल में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और कला केंद्र बना, और वसावा समुद्रम जैसे स्थल भी हैं जहां से रोमन व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो इस क्षेत्र की शहरी विशेषताएं क्या थीं? यहाँ भी हमें एक सेटलमेंट हायरार्की, बस्ती पदानुक्रम दिखता है, जिसमें कांचीपुरम जैसे बड़े केंद्र और छोटे कस्बे या बंदरगाह शामिल थे। पक्की ईंटों की संरचनाएं, व्यापार, ट्रेड के प्रमाण, खासकर रोम के साथ, कला और शिल्प, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का विकास, लेखन का प्रयोग, तमिल ब्राह्मी, और धार्मिक विविधता, बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवादी धर्मों का सह अस्तित्व, ये सब यहाँ की शहरी विशेषताएं थीं। अब एक और तमिल शहर, यूनिट 18 इकाई 18, केस स्टडी कावेरी पट्टनम पुहार। पुहरी पट्टनम पुहर, कावेरी पट्टनम, जिसे पुहार या पुम्पुहार भी कहते हैं, कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर, पोर्ट सिटी था। ये संगम काल में चोल राजाओं की राजधानी और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसके बारे में टेक्सचुअल रेफरेंसेस क्या हैं? तमिल साहित्य में इसका बहुत विस्तृत और जीवंत वर्णन मिलता है। संगम कविता पट्टिन पाले पूरी तरह पुहार शहर को समर्पित है, जिसमें उसके बाजारों, बंदरगाह, व्यापारियों और विदेशी निवासियों का जिक्र है। पुराना नूरू जैसी अन्य कविताओं में भी इसका उल्लेख है। 2 तमिल महाकाव्य, शिलप्पाधिकारम और मणि मेखलई की कहानी पुहार में ही घटित होती है और शहर का विस्तृत चित्रण करती है। क्या गैर तमिल स्रोतों में भी इसका जिक्र है? हाँ, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हो और कुछ जातक कथाओं में शायद इसका उल्लेख है। विदेशी विवरणों में पहली सदी सीई के पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रन सी में इसे कमारा नाम से और टॉलेमी के भूगोल में खेबेरिस एम्पोरियन नाम से जाना गया है। ये सब इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्व को दर्शाते हैं। एक्सकवेशंस, खुदाई और ऑफशोर एक्सप्लोरेशंस, अपतटीय अन्वेषण से क्या मिला है? जमीन पर खुदाई पल्लवनेश्वरम में हुई, जहां एक बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अवशेष मिले। वनागिरी में एक जलाशय, रिजर्वोयर, और किलायूर में एक ईंटों का बना घाट या जेटी, वर्फ जेटी मिला है। समुद्र के नीचे भी अन्वेषण, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन किया गया है, जिसमें कुछ संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जिनसे लगता है कि शहर का एक हिस्सा शायद समुद्र में समा गया था। इस शहर की अर्बन फीचर्स क्या थीं? साहित्यिक विवरणों के अनुसार ये एक नियोजित शहर, प्लान्ड सिटी था, जिसमें अलग अलग इलाके थे, बंदरगाह क्षेत्र, बाजार, अमीरों के मोहल्ले, कारीगरों की बस्तियां। ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां दूर दूर से जहाज आते थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी विकसित थे, कॉइन्स मिले हैं। क्रोनोलॉजी मोटे तौर पर संगम काल का है। लिटरेसी के प्रमाण तमिल ब्राह्मी लेखों से मिलते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण सब मौजूद थे। ये एक बड़ा और समृद्ध शहर था। यूनिट 19 इकाई 19 इस आउटलाइन में मिसिंग है, पर वो शायद पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल में शहरीकरण पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य से संबंधित होगी, जिसकी चर्चा हमने यूनिट 8 इकाई 8 में अर्बन डीके वर्सेस कॉन्टिन्यूटी डिबेट, शहरी पतन बनाम निरंतरता बहस के संदर्भ में की थी। हाँ, संभव है। गुप्तोत्तर काल या अर्ली मिडिल पीरियड, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में शहरी परिदृश्य बदल रहा था। कुछ पुराने शहर कमजोर हुए, पर कई नए क्षेत्रीय केंद्र उभरे। तो अब हम सीधे यूनिट 20 इकाई 20 पर आते हैं। अर्ली मिडीवल अर्बनाइजेशन फ्रॉम एपिग्राफी एंड टेक्स्ट्स, पुरालेख और ग्रंथों से प्रारंभिक मध्ययुगीन शहरीकरण। इस दौर को समझने के लिए एपिग्राफी यानी शिलालेख और ताम्रपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इस दौर के लिए पुरातात्विक साक्ष्य उतने व्यापक नहीं हैं जितने पहले के दौर के लिए, लेकिन हमें बड़ी संख्या में शिलालेख यानी स्टोन इंस्क्रिप्शंस और खासकर भूमि अनुदान से संबंधित ताम्रपत्र मिलते हैं। यह हमें उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और बस्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे महाराष्ट्र से मिली 10वीं सदी की खारे पाटन प्लेट्स। ये शिलाहार वंश के एक राजा द्वारा दिए गए अनुदान का विस्तृत वर्णन करती हैं। इसमें विनुग्राम नामक शहर का जिक्र है, उसकी सड़कों, घरों, मंदिरों, बाजारों का वर्णन है और विभिन्न प्रकार के करों का भी उल्लेख है जो शहरवासियों को देने होते थे। इससे हमें उस समय के एक छोटे शहर की झलक मिलती है। टेक्स्ट्स, ग्रंथों में इस दौर के शहरों का कैसा चित्रण है? कुछ यात्रा विवरण महत्वपूर्ण हैं, जैसे ख्वेनसांग 7वीं सदी का वर्णन, खासकर कन्नौज शहर का, जो उस समय उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गया था। इसके अलावा कुछ मानक ग्रंथ जैसे मानसारा शिल्पशास्त्र का नगर विधानाध्याय या शुक्रनीति सार आदर्श शहर या राजधानी के लेआउट के बारे में बताते हैं।
हालांकि ये असलियत से कितने मेल खाते थे कहना मुश्किल है। पोर्ट सिटीज का क्या हुआ इस दौर में? पोर्ट सिटीज चलते रहे, हालांकि शायद रोमन व्यापार की गिरावट के बाद उनके स्वरूप में बदलाव आया हो। दक्षिण भारत में नागापट्टिनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका जिक्र भक्ति साहित्य में भी आता है। चोल काल में इसका महत्व और बढ़ा, और दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य के साथ इसके संबंध थे। और टेम्पल्स इन अर्बनाइजेशन, मंदिर और शहरीकरण का क्या संबंध है? दक्षिण भारत में खासकर पल्लव और चोल काल में मंदिर शहरी विकास के बड़े केंद्र बने। विशाल मंदिरों के चारों ओर बस्तियां विकसित हुईं, जिन्हें टेम्पल टाउन्स यानी मंदिर नगर कहा जाता था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल में ही थे, बल्कि बड़े जमींदार, नियोक्ता, एम्प्लॉयर, बैंक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। कुदामक्कू यानी आज का कुंभकोणम इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां कई बड़े मंदिर बने और शहर का विकास हुआ। आप कुछ केस स्टडीज इस दौर से, यूनिट 21 केस स्टडी कन्नौज, इसका क्या महत्व था? कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित एक बहुत प्राचीन शहर है। रामायण में भी इसका जिक्र कान्यकुब्ज नाम से है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन यानी सामरिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, जो इसे गंगा घाटी पर नियंत्रण के लिए अहम बनाती थी। इसका उदय कैसे हुआ? गुप्त काल के बाद इसका महत्व बढ़ना शुरू हुआ। पहले मौखरी वंश की राजधानी बना, फिर सम्राट हर्षवर्धन ने 606 सीई में इसे अपनी राजधानी बनाया। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय कन्नौज की समृद्धि, विशाल किलेबंदी और बौद्ध मठों का वर्णन किया है। और त्रिपक्षीय संघर्ष। हाँ, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियां, उत्तर पश्चिम से गुर्जरा प्रतिहार्स, पूर्व से पाल और दक्कन से राष्ट्रकूट के बीच लगभग 2 सदियों तक संघर्ष चला। इसे ही त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। इससे पता चलता है कि कन्नौज उस समय उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक केंद्र माना जाता था। बाद में ये प्रतिहारों के अधीन रहा और फिर महमूद गिजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ। आर्कियोलॉजी से क्या पता चला है? कन्नौज में पुरातात्विक खुदाई बहुत सीमित हुई है। जो थोड़ी बहुत खुदाई हुई है उससे एक लंबा सांस्कृतिक अनुक्रम, कल्चरल सीक्वेंस पता चला है, जिसमें पेंटेड ग्रेवैर, चित्रित धूसर, मृदभांड काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक के अवशेष मिले हैं। कुछ संरचनाओं और मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन शहर के प्राचीन वैभव की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। पर इसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। बिल्कुल। अगला केस स्टडी, यूनिट 22, इकाई 22, केस स्टडी प्रतिष्ठान। केस स्टडी प्रतिष्ठान, ये कहाँ है? प्रतिष्ठान, जिसे आज पैथन कहते हैं, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये भी एक अत्यंत प्राचीन शहर है। जैन परंपरा के अनुसार ये एक तीर्थंकर से जुड़ा है। इसका नाम पैठनेसी, पैठन आदि रूपों में भी मिलता है। सातवाहनों से इसका क्या संबंध था? प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध राजधानी थी। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी राजधानी बदलती रहती थी, पर प्रतिष्ठान का महत्व हमेशा बना रहा। सातवाहन शासकों ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया और प्रतिष्ठान उनके राज्य का एक प्रमुख वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र था। एक्सकवेशन से क्या जानकारी मिली है? प्रयास हुए हैं। 1996-99 में डेक्कन कॉलेज और सोसाइटी फॉर साउथ एशियन स्टडीज द्वारा व्यवस्थित खुदाई की गई। इससे मौर्य, सातवाहन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक के अवशेष मिले। क्रोनोलॉजी स्थापित हुआ। आर्कियोबोटॉनी एंड आर्कियोजूओलॉजी से खान पान और पर्यावरण की जानकारी मिली। स्ट्रक्चर्स मिले जिनमें शायद एक किला और रिहायशी इमारतें शामिल हैं। आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों में स्थानीय बर्तन जैसे पैठन वेयर के अलावा रोमन एम्फोराई के टुकड़े भी मिले हैं, जो रोमन व्यापार का सबूत हैं। ट्रेड रूट्स पर इसकी क्या स्थिति थी? प्रतिष्ठान दक्षिणापथा यानी दक्षिण को जाने वाले मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित था। पहली सदी के पेलिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इसका जिक्र पैथाना नाम से आता है और इसे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में बताया गया है, जहां से कपड़े और उपरत्न, सेमी प्रेशियस स्टोन्स बाहर भेजे जाते थे। इसका धार्मिक महत्व भी हमेशा बना रहा, खासकर संत ज्ञानेश्वर और एकनाथ के कारण। यूनिट 23 आउटलाइन में फिर से मिसिंग है पोर्ट टाउन, चंद्रकेतुगढ़। इसके बारे में संक्षेप में कुछ बता सकते हैं? चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में विद्याधरी नदी के किनारे स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक एक फलता फूलता शहरी केंद्र और शायद एक बंदरगाह भी था। यहाँ से बड़ी संख्या में खूबसूरत टेराकोटा आर्ट, मूर्तियाँ, मोहरें, सिक्के, पंचमार्क्ड और कास्ट कॉपर कॉइन्स और रूलेटेड वेयर जैसे बर्तन मिले हैं, जो दिखाते हैं कि ये व्यापार और कला का एक बड़ा केंद्र था। इसका गंगा डेल्टा और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। इंटरेस्टिंग। अब यूनिट 24 केस स्टडी, सिसुपालगढ़,
ये कहाँ है और इसकी खुदाई क्यों हुई? सिसुपालगढ़ ओडिशा में भुवनेश्वर के पास स्थित है। ये भारत के सबसे अच्छे संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसकी खुदाई सबसे पहले बीबी लाल ने 1948 में की थी। खुदाई का एक कारण ये पता लगाना था कि क्या यही प्राचीन कलिंग की राजधानी कलिंग नगरी थी, जिसका जिक्र खारवेल के हाथी गुम्पा शिलालेख में आता है। स्थल कैसा दिखता है? ये एक अद्भुत साइट है। इसका लेआउट लगभग पूरी तरह से स्क्वायर है, जिसकी हर भुजा करीब 1.2 किलोमीटर लंबी है। इसके चारों ओर एक विशाल मिट्टी का रक्षा प्राचीर है और हर दिशा में प्रवेश द्वार हैं। ये प्लानिंग बहुत प्रभावशाली है। क्या ये कलिंग नगरी ही था? ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। हाथी गुम्फा शिलालेख में कलिंग नगरी का जिक्र है, जिसे खारवेल ने मजबूत करवाया था। सिसुपालगढ़ उस दौर का एक प्रमुख किला बंद शहर है और कलिंग की राजधानी के पास स्थित है, इसलिए ये एक प्रबल दावेदार है, पर अभी तक कोई निर्णायक पुरालेखीय प्रमाण नहीं मिला है। ओडिशा का प्रारंभिक इतिहास कैसा था? मौर्यों के आक्रमण अशोक का कलिंग युद्ध से पहले भी यहाँ राज्य थे। मौर्यों के बाद महामेघवाहन वंश का उदय हुआ, जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा खारवेल थे, लगभग पहली सदी ईसा पूर्व। उनके बाद यहाँ का इतिहास उतना स्पष्ट नहीं है, पर यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना रहा। बीबी लाल की खुदाई से क्या पता चला? लाल की खुदाई से यहाँ 3 सांस्कृतिक काल कल्चरल पीरियड्स का पता चला, जो लगभग 3rd सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक जाते हैं। पॉटरी में ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृद भांड, रूलेटेड वेयर और स्थानीय बर्तन मिले। अदर फाइंड्स अन्य खोजों में पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के, कुषाण कॉइन्स, कुषाण सिक्के, रोमन बुलिया या नकल और खूबसूरत टेराकोटा ईयर ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा के कान के गहने शामिल हैं। फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी और लेआउट के बारे में? रक्षा प्राचीर, रैम्पार्ट मिट्टी और लेटराइट से बना था। प्रवेश द्वार काफी भव्य थे। शहर के अंदर की योजना के बारे में लाल की खुदाई से ज्यादा पता नहीं चला, पर बाद की खुदाइयों से कुछ संकेत मिले हैं। ट्रेड, व्यापार और स्क्रिप्ट लिपि के क्या प्रमाण हैं? रोलेटेड वेयर और रोमन बुला की उपस्थिति बाहरी दुनिया, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्कों का संकेत देती है। ब्राह्मी लिपि के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। रिलीजियस ट्रेंड्स, धार्मिक प्रवृत्तियां, खुदाई से किसी प्रमुख धार्मिक संरचना का पता नहीं चला, लेकिन पास में ही अशोक के शिलालेख, धौली और जैन गुफाएं खंडगिरी, उदयगिरी हैं, जो दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। क्या हाल में भी यहाँ खुदाई हुई है? हाँ, हाल के वर्षों में मोनिका एल स्मिथ और R.K. मोहंती ने यहाँ फिर से खुदाई और सर्वेक्षण किया है, जिससे शहर के आंतरिक विन्यास और जीवन के बारे में हमारी समझ और बढ़ी है। चलिए अब आखिरी यूनिट पर आते हैं। यूनिट 25 केस स्टडी, ब्रह्मनाबाद अलमंसूरा। ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है सिंध की। 8वीं सदी CE में अरबों की विजय के बाद की। अरबों ने सिंध पर कब्जा करने के बाद वहाँ अपना शासन स्थापित किया और कुछ नए शहर बसाए। अलमंसूरा उनमें सबसे प्रमुख था, जो अरब सिंध की राजधानी बना। क्या ये ब्रह्मनाबाद ही था? लोकेशन डिबेट क्या है? इस पर काफी बहस है। कुछ पुराने अरबी और फारसी स्रोत बताते हैं कि मंसूरा पुराने शहर ब्रह्मनाबाद के पास या उसी के स्थल पर बसाया गया था। ब्रह्मनाबाद सिंध के अंतिम हिंदू राजा दाहिर से जुड़ा शहर था। आधुनिक स्थल की पहचान को लेकर भी विवाद रहा है। कुछ लोग भीरो नामक स्थल को ब्रह्मनाबाद मानते हैं, जबकि देपर घांगरों को मंसूरा। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्यादातर विद्वान अब मानते हैं कि मंसूरा ही पुराने ब्रह्मनाबाद के खंडोरों पर या उसके बहुत पास बसाया गया था और आधुनिक स्थल देपर घांगरो ही मंसूरा है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था? 712 CE में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। मंसूरा की स्थापना शायद 730 CE में हुई। ये शहर हब्बारी एमिरेट के तहत फला फूला, जो 9वीं-10वीं सदी में अब्बासी खलीफाओं से लगभग स्वतंत्र हो गया था। 11वीं सदी की शुरुआत में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट कर दिया। बाद में सुमरा रूल के दौरान शायद इसका कुछ महत्व बना रहा। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व से क्या झलक मिलती है? मंसूरा के खंडर काफी विस्तृत हैं। खुदाई से किलेबंदी, फोर्टिफिकेशंस, एक सुव्यवस्थित शहरी विन्यास, अर्बन लेआउट का पता चला है, जिसमें एक बड़ी मस्जिद, मॉस्क, शायद कोई राजसभा, स्टेट असेंबली या दारुल इमरा, गवर्नर का निवास के अवशेष शामिल हैं। घरों के अवशेष भी मिले हैं। एक दिलचस्प खोज है दरवाजों पर लगने वाले कांसे के खटके, ब्रॉन्ज डोर नॉकर्स। मटीरियल कल्चर कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी।
आर्टिफैक्ट्स में अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें ग्लेज्ड वेयर भी शामिल है, जो इस्लामी दुनिया के प्रभाव को दिखाता है। कांच की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं भी मिली हैं। शहर में अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी। ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य कैसा था? मंसूरा एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो इसे समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों से जोड़ता था। यहाँ से मिले चीनी मिट्टी के बर्तन, कार्नेलियन के मनके और सिक्के इसके व्यापक व्यापार नेटवर्क्स का सबूत देते हैं। वाओ! तो ये था 25 यूनिट्स का एक वर्ल्डविंड टूर, प्राचीनतम काल से लेकर लगभग 1300 सीई तक भारत में शहरीकरण के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए। हाँ, हमने कोशिश की कि हर यूनिट के मुख्य बिंदुओं को कवर किया जाए, हड़प्पा से लेकर मंसूरा तक। तो इस पूरी चर्चा से की टेकअवेज, मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर? याद रखने योग्य मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें साफ हैं। पहला, कि भारत में शहरीकरण को एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं थी, लीनियर प्रोसेस नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव थे, क्षेत्रीय विविधताएं थी और निरंतरता के साथ साथ बदलाव भी थे, कॉन्टिन्यूटी एंड शिफ्ट। दूसरा, शहरों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग सिटीज, बहुत जटिल है। सिर्फ आकार, साइज ही काफी नहीं है, बल्कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, व्यवसायों की विविधता, डिफरेंशिएशन इन ऑक्यूपेशंस, स्मारकीय संरचनाएं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स और राजनीति का आर्थिक भूमिका, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रोल जैसे कई कारक मिलकर किसी बस्ती को शहरी बनाते हैं। तीसरा, प्रारंभिक शहरों का विकास अक्सर व्यापार मार्गों, ट्रेड रूट्स, राजनीतिक शक्ति के केंद्रों, पॉलिटिकल पावर सेंटर्स और धार्मिक गतिविधियों, रिलीजियस एक्टिविटीज से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। लोकेशन बहुत मायने रखती थी। चौथा, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और साहित्यिक ग्रंथ, लिटरेरी टेक्स्ट्स जब एक साथ पढ़े जाते हैं तो हमें प्राचीन शहरी जीवन की एक बहुत समृद्ध, रिच, हालांकि कभी-कभी विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी तस्वीर देते हैं। दोनों स्रोतों की अपनी सीमाएं और संभावनाएं हैं। और पांचवा और आखिरी टेकअवे निष्कर्ष। पांचवा, कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक शहरी केंद्रों, अर्बन सेंटर्स ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो नवाचार, विनिमय और विभिन्न विचारों के मिलने के केंद्र थे। गहरी समझ और हमारे अतीत के शहरों की स्थायी विरासत यानी एंड्योरिंग लेगेसी की सराहना करने में भी मदद करता है। हाँ, इन शहरों की कहानियों में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को आया। तो लिसनर्स, श्रोताओं से यही कहूंगी कि इस जानकारी को आत्मसात करें, इस पर सोचें, जरूरत लगे तो इसे दोबारा सुनें, ताकि महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणाएं आपकी स्मृति में अंकित हो जाएं। जी हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया, फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं, जिससे हमें भविष्य में भी आपके लिए ऐसा गुणवत्तापूर्ण कंटेंट लाने में मदद मिलेगी। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।